एक दृश्य की कल्पना करते हैं। हाँ। साल है 1947। हाँ, बंटवारे की ठीक बात का समय। बिल्कुल। भारत का बंटवारा ना अभी अभी हुआ है। एक नया देश बन रहा है। लेकिन इस नए लोकतंत्र के अंदर एक बहुत अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। और वो उथल पुथल मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के मन में थी। सही कहा। जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है ना, मतलब जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा डर घर कर गया था। डर अपनी पहचान हमेशा के लिए खो देने का। हाँ, डर इस बात का कि इतने विशाल देश में जहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी का इतना बड़ा प्रभाव है, कहीं उनकी पहचान, उनकी भाषा और उनकी जो खास संस्कृति है वो हमेशा के लिए मिट ना जाए। मतलब उन्हें ये चिंता सता रही थी कि इस नए लोकतंत्र में उनकी अपनी आवाज और उनका वजूद आखिर कैसे बचेगा। और ये कोई छोटा मोटा डर नहीं था। तो आज के इस विशेष चर्चा में हम अपने सोर्सेस के एक बहुत ही गहरे स्टैक को अनपैक करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास संविधान के प्रोविजंस हैं, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और कुछ बहुत ही डिटेल्ड लीगल नोट्स मौजूद हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को कैसे बैलेंस करता है। और इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक जाना होगा। हाँ, तो एक सीधा सवाल जो इस पूरे एनालिसिस के सेंटर में रहेगा वो ये है, मान लीजिए आज के वक्त में अगर कोई राज्य सरकार किसी माइनॉरिटी स्कूल पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश करे, या फिर कोई ऐसा नियम बना दे जो उनके खिलाफ हो। हाँ, या फिर किसी सरकारी कॉलेज में सिर्फ जाति या भाषा के नाम पर किसी का एडमिशन ही रोक दे, तो हमारा संविधान उन्हें ऐसा करने से कैसे रोकेगा? इसका जवाब मैं तुरंत तो नहीं दूंगा क्योंकि एक संवैधानिक उलझन है। तो श्रोताओं को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। व्यूअर्स को बता दूं कि इसका जवाब आगे जब हम केस लॉ डिस्कस करेंगे ना, तो अपने आप मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। तो आज का हमारा जो लक्ष्य है ना वो बहुत क्लियर है। हमें आर्टिकल 29 और 30 को परमानेंटली याद करना है ताकि एग्जाम में या प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं उस पहली ढाल से जिसे आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहते हैं, द कल्चर शील्ड। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसके टेक्स्ट पे गौर करें तो ये प्रोविजन कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स जो भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, जिनके पास अपनी एक अलग पहचान है, हाँ, जिनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, उन्हें उसे कंजर्व करने का यानी बचाने का पूरा फंडामेंटल राइट है। अगर इसको सिंपल बोलूं तो जैसे अगर देश के किसी हिस्से में नागरिकों का एक समूह अपनी कोई पुरानी लिपि लिखता है या कोई बहुत ही खास भाषा बोलता है, तो स्टेट उन पर कोई दूसरी संस्कृति या भाषा जबरदस्ती थोप नहीं सकती। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे अपनी एक पुरानी और खास पारिवारिक रेसिपी को बचाकर रखना। कोई आपको नई रेसिपी अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एकदम सटीक उदाहरण है। भाषा और लिपि किसी भी वर्ग की पहचान की बुनियाद होती हैं। लेकिन एक सेकंड रुको, यहाँ मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी यही सोचते होंगे। हाँ, पूछिए, क्या डाउट है? क्या ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज को मिलता है? मतलब क्या मेजॉरिटी वालों को अपनी संस्कृति बचाने का हक नहीं है? नहीं, और यहीं पर ना एग्जामिनर अक्सर फंसाता है। अगर हम नोट्स को ध्यान से देखें तो ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो ये सबके लिए है? बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर यहाँ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स शब्द का इस्तेमाल किया था। मतलब किसी भी वर्ग के नागरिक? हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी का भी कोई हिस्सा है जिसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या कल्चर है, तो उन्हें भी आर्टिकल 29 क्लॉज 1 का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये एक ऐसी शील्ड है जो सबको अवेलेबल है। बिल्कुल। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए एक मेमोरी लॉक बना लेते हैं। कीवर्ड है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक हुआ LSC। L से लैंग्वेज, S से स्क्रिप्ट और C से कल्चर। एकदम सही। LSC याद रखिए और आर्टिकल 29 क्लॉज 1 मुट्ठी में। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। अगर संस्कृति बचा भी ली इस LSC शील्ड के अंदर, तो क्या स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के टाइम भेदभाव हो सकता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए आपने संस्कृति बचा ली, लेकिन अगली पीढ़ी को मॉडर्न एजुकेशन ही नहीं मिल रही है। वही तो, अगर उन्हें कॉलेज में घुसने ही ना दिया जाए
तो वो संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी? और यहीं पर हमारा कानून यानी आर्टिकल 29 क्लॉज 2 काम आता है। नोट्स के हिसाब से ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट या स्टेट फंडेड शिक्षण संस्थानों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर नो डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 29(1) ग्रुप के अधिकार की बात करता है, जबकि 29(2) एक इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के अधिकार पर फोकस करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना इतना आसान नहीं रहा होगा इतिहास में। बिल्कुल नहीं रहा। और हमारे सोर्सेज में एक ऐसी कहानी है जिसने इस प्रोविजन का सबसे बड़ा टेस्ट किया था। 1951 के उस फेमस केस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरायराजन केस। ये केस किसी सिनेमैटिक स्टोरी या थ्रिलर से कम नहीं है। तो हुआ क्या था इस केस में? मद्रास सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाति के आधार पर एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी, जिसे कम्युनल जीओ कहा जाता था। मतलब एडमिशन के लिए सीट्स का एक कोटा फिक्स कर दिया गया था जो पूरी तरह से कास्ट और रिलीजन पे बेस्ड था। बिल्कुल। सरकार का तर्क ये था कि वो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी ला रही है। लेकिन इससे तो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू खड़ा हो गया होगा। हाँ। क्या ये पॉलिसी आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के खिलाफ नहीं थी? यही तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना था। एक तरफ सामाजिक न्याय का तर्क था और दूसरी तरफ एक आम नागरिक का फंडामेंटल राइट। क्योंकि एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को सिर्फ उसकी जाति की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा था। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त फैसला लिया। कोर्ट ने इस पॉलिसी को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। क्योंकि ये सीधे तौर पर आर्टिकल 29(2) का उल्लंघन था, है ना? एकदम सही। कोर्ट ने कहा कि स्टेट फंडेड संस्थानों में केवल जाति या धर्म के आधार पर आप किसी को बाहर नहीं कर सकते। ओह, ये तो बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट रहा होगा। ये पहला सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स का केस था और इसका असर इतना तगड़ा था कि सरकार को संविधान ही बदलना पड़ गया। अच्छा, क्या बदलाव किया गया था? एग्जाम में स्टूडेंट्स को बस ये लाइन लिखनी है कि चंपकम दोरायराजन जजमेंट के बाद ही संविधान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 हुआ और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया। ताकि सरकार बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से स्पेशल प्रोविजंस बना सके। बिल्कुल। कोर्ट के फैसले ने सरकार को संविधान संशोधन करने पर मजबूर कर दिया। तो अगर चंपकम दोरायराजन केस दिमाग में फिट हो गया है तो वीडियो को अभी लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो आर्टिकल 29 ने संस्कृति भी बचा ली और एडमिशन में होने वाला भेदभाव भी रोक दिया। लेकिन यहाँ एक नई मिस्ट्री शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि भाषा और संस्कृति बचाने के लिए माइनॉरिटीज को अपने खुद के स्कूल और कॉलेज खोलने का हक किसने दिया? क्योंकि अगर वो अपने स्कूल नहीं खोलेंगे तो अपनी भाषा और लिपि अगली पीढ़ी को कैसे सिखाएंगे? बिल्कुल। और क्या सरकार इन स्कूलों के अंदर भी दखल दे सकती है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 30 से। द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस। हाँ, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित यानी एस्टैब्लिश करने का अधिकार देता है। और सिर्फ एस्टैब्लिश नहीं, उन्हें एडमिनिस्टर यानी प्रबंधित करने का भी अधिकार देता है। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये अधिकार सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है, आर्टिकल 29 की तरह एनी सेक्शन के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और नोट्स में आर्टिकल 30 क्लॉज 1A का भी जिक्र है जो 44वें संशोधन से आया था। हाँ, वो इसलिए लाया गया था ताकि अगर स्टेट ऐसे किसी माइनॉरिटी संस्थान की प्रॉपर्टी अक्वायर करती है तो उन्हें फेयर मुआवजा देना होगा। ताकि उनका जो स्कूल या कॉलेज चलाने का अधिकार है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। सही बात है। और आर्टिकल 30 क्लॉज 2 ये पक्का करता है कि स्टेट जब ग्रांट या फंड देगी तो इन संस्थानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो माइनॉरिटीज अपनी पहचान बचाने के लिए अपना संस्थान खुद चला सकती हैं और सरकार उन्हें आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल। लेकिन जरा इमेजिन करो, क्या इस एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार का मतलब ये है कि वो स्कूल में कोई भी सिलेबस पढ़ाएं? मैं भी यही सोच रही थी। क्या वो बिना क्वालिफिकेशन वाले टीचर्स रख सकते हैं? क्या वो पूरी तरह से आजाद हैं? यहीं पर कोर्ट ने अपना अनपेक्षित कदम उठाया और एक शानदार बैलेंस बनाया। कौन से केस में हुआ था ये? 1958 के री केरला एजुकेशन बिल केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्टर करने का अधिकार है, लेकिन माल एडमिनिस्टर करने का नहीं। स्टेट रीजनेबल रेगुलेशंस लगा सकती है। रीजनेबल रेगुलेशंस मतलब जैसे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, हेल्थ या डिसिप्लिन के नियम? हाँ,
बच्चों की भलाई के लिए सरकार नियम बना सकती है, लेकिन उन नियमों के नाम पर वो माइनॉरिटी ऑटोनॉमी को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब आप स्कूल को बेहतर बनाने के लिए नियम बना सकते हैं, लेकिन उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं छीन सकते। बिल्कुल। और यही बात 1974 के सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में और साफ कर दी गई। उस केस में क्या तय हुआ था? कोर्ट ने साफ किया कि एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार आर्टिकल 30 का एक अनिवार्य हिस्सा है। अत्यधिक सरकारी दखलंदाजी यानी एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस असंवैधानिक है। तो इसका एक मेमोरी लॉक बना लेते हैं। जी। कीवर्ड है एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, और ये अधिकार सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व्ड है। एकदम परफेक्ट। लेकिन ये डाउट बहुत कॉमन है कि इन संस्थानों के अधिकार का दायरा आखिर कितना बड़ा है। हाँ, क्योंकि स्टेट के रूल्स और स्कूल की ऑटोनॉमी के बीच तो हमेशा एक रस्साकशी चलती रहती है। और इसी रस्साकशी को सुलझाने के लिए द मास्टर केसेस की एंट्री होती है, खास तौर पर TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस। ये 2002 का केस है ना? बिल्कुल। जहां तक मुझे याद है ये आर्टिकल 30 का सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना था। तो कोर्ट ने इस केस में ऑटोनॉमी और स्टेट रेगुलेशन की सीमा को कैसे तय किया? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से समझाया। उन्होंने संस्थानों को 2 हिस्सों में बांट दिया, एडेड और अनएडेड इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो सरकार से पैसा लेते हैं और जो नहीं लेते। हाँ, अगर आपका माइनॉरिटी संस्थान सरकार से फंड या ग्रांट ले रहा है तो आपको सरकार के एडमिशन और फीस के नियमों का ज्यादा पालन करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें टैक्स पेयर का पैसा लगा है, तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। बिल्कुल। लेकिन अगर संस्थान अनएडेड है, मतलब प्राइवेट है, हाँ। और सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहा, तो उसकी ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा होगी। तो क्या वो अनएडेड संस्थान अपनी मर्जी से एडमिशन और फीस तय कर सकते हैं? काफी हद तक हाँ। वो अपनी कम्युनिटी के बच्चों को एडमिशन में प्रेफरेंस दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि प्रोसेस मेरिट बेस्ड और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये तो बहुत ही लॉजिकल बैलेंस है। और इसके बाद 2005 में PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस भी तो आया था। हाँ, इनामदार केस में प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल संस्थानों के एडमिशन और ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल्स पूरी तरह से तय कर दिए गए। मतलब जो मेडिकल या इंजीनियरिंग के प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेज है, राज्य सरकार उन पर अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी थोप नहीं सकती। बिल्कुल सही, क्योंकि वो सरकार से पैसा नहीं ले रहे, इसलिए उनका अपना हक है कि वो अपना एडमिशन प्रोसेस कैसे चलाएं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव तब पैदा हुआ जब देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE एक्ट आया। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। RTE एक्ट तो कहता है कि हर प्राइवेट स्कूल को 25% गरीब बच्चों को मुफ्त एडमिशन देना होगा। बिल्कुल कहता है। तो क्या ये नियम माइनॉरिटी स्कूलों पर भी लागू होता है? क्योंकि अगर वो इतने सारे बच्चे बाहर से लेंगे तो उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर ही डाइल्यूट हो जाएगा। और यही सवाल प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। साल था 2014। तो कोर्ट ने इसमें क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि RTE एक्ट अल्पसंख्यक संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा। अच्छा, उन्हें पूरी तरह से छूट दे दी गई। हाँ, अगर इस एक्ट के लागू होने से उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर प्रभावित होता है तो आर्टिकल 30 उन्हें इस नियम से बचा लेगा। वाओ! तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं व्यूअर्स कि क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी संस्थानों को अपनी ऑटोनॉमी और स्टेट के रूल्स के बीच सही बैलेंस मिल गया है? ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो अब जब हमने सारे आर्टिकल्स और केसेस देख लिए हैं तो एक क्लैश ऑफ द आर्टिकल्स को भी समझ लेते हैं। हाँ, एग्जामिनर यहाँ डिफरेंस टेबल के रूप में सवाल पूछता है। क्योंकि अगर हम आर्टिकल 15, 29 और 30 को एक साथ देखें तो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इसका एक सिंपल ब्रेकडाउन कर देते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29, इसके बेनिफिशरीज कौन है? इसके बेनिफिशरीज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं। इसमें कोई भी आ सकता है और इसका फोकस सिर्फ अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि को बचाने और एडमिशन पर है। और आर्टिकल 30? इसके बेनिफिशरीज केवल और केवल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं और इसका मेन फोकस एजुकेशनल ऑटोनॉमी पर है। मतलब अपने स्कूल और कॉलेज खुद एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करना। बिल्कुल। और इन सबके ऊपर है आर्टिकल 15। ओह, जो कि इक्वालिटी यानी समानता की बात करता है। हाँ, ये सभी नागरिकों को केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाता है। तो मतलब ये तीनों आर्टिकल्स आपस में लड़ते नहीं हैं, बल्कि भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता को बढ़ावा देते हैं। एकदम सही। ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो चलिए अब उस मिस्ट्री का समाधान करते हैं
जिससे हमने इस एपिसोड मेरा मतलब है इस चर्चा की शुरुआत की थी। वो राज्य सरकार के कब्जे वाला सवाल। हाँ, अगर कोई राज्य सरकार माइनॉरिटी स्कूल का कैरेक्टर नष्ट करना चाहे या सरकारी कॉलेज में जाति पर एडमिशन रोके तो क्या होगा? इसका जवाब अब शीशे की तरह साफ है। कोई भी राज्य सरकार आर्टिकल 30 की ढाल के कारण अल्पसंख्यक संस्थानों के कैरेक्टर को नष्ट नहीं कर सकती। TMAPI और सेंट जेवियर्स केस इसके गवाह हैं। और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की वजह से कोई भी सरकारी फंडेड कॉलेज जाति या भाषा के नाम पर एडमिशन नहीं रोक सकता। चंपकम दौरायराजन केस ने ये हमेशा के लिए तय कर दिया। तो आज हमने चंपकम दौरायराजन से लेकर TMAPI तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स के दिमाग में परमानेंटली लॉक हो गए हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लॉ स्टूडेंट्स को कुछ जरूरी सवालों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में 3 इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला, एक्सप्लेन द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल्स 29 एंड 30। इसका हिंट ये है कि इसमें आपको आर्टिकल्स 29(1), 29(2), 30(1), 30(1)A और 30(2) के साथ केस लॉज भी लिखने हैं। दूसरा सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टिकल्स 29 एंड 30। इसके लिए आपको वो डिफरेंस टेबल बनानी होगी जो हमने अभी डिस्कस की और चंपकम और TMAPI का जिक्र करना होगा। और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, डिस्कस द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30 एंड परमिसिबल स्टेट रेगुलेशन। और इसमें केरला एजुकेशन बिल, सेंट जेवियर्स, TMAPI और PA इनमडार केस लिखना बहुत जरूरी है। तो इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर करें। लेकिन जाने से पहले मैं एक फाइनल थॉट श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। ये सारे कानून और केसेस ना मुख्य रूप से 20वीं सदी के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित थे। जी। तब भाषा और संस्कृति भौगोलिक रूप से काफी बटी हुई थी। हाँ, तब इंटरनेट नहीं था। वही तो। आज के डिजिटल युग में जहाँ संस्कृतियां आपस में ब्लेंड हो रही हैं, AI नई स्क्रिप्ट्स बना रहा है और आइडेंटिटी इतनी फ्लूइड हो गई है, तो आज से 20 या 30 साल बाद हम एक डिस्टिंक्ट कल्चर या माइनॉरिटी को कानूनी तौर पर कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो सच में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा विचार है ना? इस पर सोचने की जरूरत है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली चर्चा में।